बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रीट, आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। बात करूंगा दो मौजूआत पर। एक तो पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट मैच हार गया, दूसरा भी उस पर, और रमीज़ हसन राजा साहब का मुस्तकबिल क्या है, क्या वो जा रहे हैं कि नहीं, इस पर भी आपसे मैं तफसील से बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। तो पहले हम शुरू करते हैं टेस्ट मैच। पाकिस्तान, देखिए टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग उस मैयार की नहीं थी कि इंग्लैंड को पकड़ सके या इंग्लैंड को रोक सके। ख़ास तौर से फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के रिवर्स स्विंग बिल्कुल नहीं उनको मिली। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, बड़े बड़े बैट्समैन, बाबर आजम को आप ले लें, रिजवान को आप ले लें, वो भी रिवर्स स्विंग का शिकार हुए। तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग का बहुत अच्छा मुजाहरा किया। इसकी वजह से उनको विकटें मिली और बड़ी उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को खुलकर खेलने नहीं दिया। अब क्या था, आज पाकिस्तान को चाहिए थे 153 रन। 153 रन बनाने के लिए जो पहला नुस्खा था, जो हर टेस्ट मैच में होता है कि हर टेस्ट मैच का जो पहला घंटा 1.5 घंटा होता है, हर रोज़ का पहला 1.5 घंटा तकरीबन आप ले लें, वो बड़ा ट्रिकी होता है। और ख़ास तौर से जो मौसम का भी इसमें दखल होता है। मुल्तान का मौसम सर्द था, मुल्तान का मौसम ठंडा है, तो इसमें पिच के ऊपर नमी होती ही होती है सुबह, जो हमने अपने ओवर द ईयर्स तजुर्बे में ये चीज़ देखी है। और मैं कल बात भी कर रहा था शोएब मोहम्मद साहब से, जो टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के साबिक और बड़े ही आला बैट्समैन हुआ करते थे अपने ज़माने के। 45 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं। उन्होंने ये कहा था कि पहला 1.5 घंटा पाकिस्तान ने अगर निकाल दिया बग़ैर किसी नुकसान के, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हैं। गो के चाहिए थे 153 रन और पूरे 2 दिन का खेल बाकी था, यानी कि आप लगा लें 150 ओवर का खेल पाकिस्तान के पास बाकी था। लेकिन पाकिस्तान की विकटें गिरी। वही हुआ कि पहले 1.5 घंटे में विकेट्स गिरी और फिर गिरती चली गई। फिर संभलने का मौका पाकिस्तान को नहीं दिया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, और इस तरह से ये मैच जीत दिया। अबरार अहमद की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन अबरार अभी नए हैं, अबरार अभी आए हैं, पहला टेस्ट खेले हैं, तो उन पर वर्कआउट होने के इम्कानात हैं, क्योंकि बाकी टीम्स काम करती हैं, तो अबरार को अभी मेहनत की ज़रूरत है। अबरार वेल डन, 11 विकटें उन्होंने ली और मोहम्मद जाहिद का रिकॉर्ड बराबर किया। तो ये तो रहा टेस्ट मैच, जिसमें पाकिस्तान ने एक और मरतबा मौका मिला था। पाकिस्तान को पिंडी में भी मौका मिला था और यहाँ पर भी मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्मेंस नहीं दे सके। सऊद शकील अनलकी रहे, मैं कहूँगा। उनका आउट होना भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और फिर पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नहीं था जो पाकिस्तान को सहारा दे सके। मैं कहता हूँ फवाद आलम का ड्रॉप होना यहाँ पर नज़र आता है कि फवाद आलम को ड्रॉप किया गया। वो अगर होते तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ होती। शान मसूद आपके पास स्क्वाड में मौजूद हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं थे, 11 का हिस्सा वो नहीं थे। उन पर भी सवाल उठा सकते हैं, उठाया जा रहा है, उठाना भी चाहिए। रिजवान की परफॉर्मेंस एज बैट्समैन मुतासिर कुन नहीं है बिल्कुल भी, उनको भी सोचना होगा। बाबर आजम भी जिस तरह से आउट हुए, वो उनके कैलिबर का डिसमिसल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा गेंद था जिसको वो बिल्कुल समझ नहीं सके। तो रिवर्स स्विंग कॉस्ट पाकिस्तान, और दूसरा ये कि मिडल ऑर्डर में आपके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो रुक के खेल सके। अब आइए दूसरा मौजू, रमीज़ हसन राजा साहब का क्या होगा। बहुत बात हो रही है कि रमीज़ हसन राजा साहब को निकाल दिया जाएगा या उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का चेंज होना यहाँ पर ऐसा होता है कि पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज होता ही होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊँगा, ज़्यादा पीछे नहीं, 2016 की बात कर लेते हैं, जब नज़म सेठी साहब चेयरमैन थे। और उस वक्त जब जैसे ही उसके चेयरमैन वो बने, उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब पावर में आए, तो नजम सेठी साहब को उन्होंने निकाला नहीं था, नजम सेठी साहब ने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया था। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं आप, 2007-8 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो डॉक्टर नसीम अशरफ चेयरमैन पीसीबी थे। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, उसके ही अगले रोज़ नसीम अशरफ साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये 2 चेयरमैन ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो जगह खाली हुई, और फिर उस पर हुकूमत वक्त ने अपना मनपसंद आदमी चुना। अब यहाँ ये बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, वो हटा देगी। ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए, पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेयरमैन पीसीबी को हटाना भी एक काम है, उसको ऐसे नहीं हटा सकते। उसके ख़िलाफ़ कोई ग्रेव मिसकंडक्ट और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, यानी माली बदनवानी साबित करना होगी उस चेयरमैन के ख़िलाफ़, तब ही वो हटाया जा सकता है। वरना उसको हटाने के और भी रास्ते हैं, ठीक है, फेडरल कैबिनेट जो है वो हटा सकती है, ये भी आइन में मौजूद है, ये भी लिखा हुआ है आइन में। लेकिन आइन में ये भी है साथ साथ कि ग्रेव मिसकंडक्ट हो,
اب حکومت وقت اگر ہٹا سکتی ہے تو اس نے ابھی تک ہٹایا کیوں نہیں؟ مجھے ابھی تک یاد ہے فیبرری میں ایک ٹویٹ کا میں نے جواب دیا تھا، اور اس وقت یہ بہت گرم تھی بات کہ نسیم کے رمیز راجہ کو ابھی ہٹایا، آج ہٹایا، کل گئے، آج گئے. تو میں نے اسی وقت لکھا تھا کہ ایک شنید یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کا پلان میں شامل نہیں ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ہٹانا اس وقت نہیں چاہتی کیونکہ ان کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں. فیبرری سے اب ہم کھڑے ہیں دسمبر میں، تو تقریباً یہ عرصہ بن گیا، 10 مہینے کا عرصہ تو ہو گیا رمیز راجہ صاحب کو کہ اسی حکومت کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں. اور بلکہ فیبرری کی بات نہیں ہے، یہ اپریل کی بات ہے جو میں نے کی، جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس کی بات ہے. تو اس سے بھی 6-7 مہینے تو انہوں نے نکال دیے نا. تو 6-7 مہینے نکالنے کے بعد اب کیا وہ نکال دیے جائیں گے؟ ابھی پھر یہ بازگشت شروع ہو چکی ہے. تو میں ابھی پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹانا گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے. رمیز حسن راجہ صاحب کو ہٹانا حکومت پاکستان کی پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کو بہت سارے دوسرے مسائل ہیں جن سے نبرد آزما ابھی ہونا ہے. تو رمیز راجہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ رک جائیں گے. اگر انہوں نے خود استعفیٰ نہیں دیا تو ہیل اسٹے فار سرٹن پیریڈ. جب تک حکومت نئی نہیں آ جاتی تب تک رمیز راجہ صاحب میرے دانش میں تو رکیں گے اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو. یہ ہے رمیز راجہ صاحب کی کہانی. پاکستان ٹیسٹ میچ دوسرا بھی ہار گیا، 2-0 اس وقت لیڈ ہے انگلینڈ کی، اور تیسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں شروع ہوگا. تو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. آپ سب فری ہٹ کو سبسکرائب بھی کیجیے. خدا حافظ.